सभी साथियों को नमस्कार। इस वीडियो में हमने 30 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है। अभ्यास प्रश्न की तरह आपकी परीक्षाओं में 30 से 50 प्रश्न आते हैं, तो उन 30 प्रश्नों के हल को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और साथ में बीच बीच में गणित के संबंधित नियम और सिद्धांत भी बताते चलेंगे। तो कृपया कॉपी पेन लेकर के इस वीडियो को देखें और साथ साथ आप भी अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। देर न करते हुए आइए हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। किसी संख्या का 25% 120 है तो वह संख्या होगी। माना संख्या x है, x का 25% बराबर दिया गया है 120। तो का मतलब क्या होता है साथियों? गुणा। और 25% को कैसे लिख सकते हैं? 25/100 और बराबर 120। तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो ये 4 इस तरफ जाएगा तो 120 में गुणा हो जाएगा, यानी जो x बराबर है वो कितना आ जाएगा? 4 गुणे 120, इसका मतलब 480। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल 2 की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? हिंदी माध्यम के छात्रों को बता दें कि एलसीएम को हम लासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लासा, लघुत्तम समापवर्ग। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटती हो। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या जो 12 से, 15 से और 20 से भाग देने पर कट जाए। तो आपको 60 दिखाई दे रही है मौखिक रूप से, लेकिन तरीका क्या है? तरीका ऐसे है, 12, 15 और 20 लिखेंगे और इन सबके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से जो कट जाएंगी उनको लिखेंगे, जो नहीं कटेंगी उनको ऐसे ही उतार देंगे। अभी 2 से और जाएगा, है ना? तो 15 नहीं कटेगा, लेकिन बाकी सभी कट जाएंगे। जब 2 से ना कटे तो फिर 3 से कोशिश करिए। देखिए 3 × 5 = 15 और लास्ट में हम अब देखिए 5 आ गया, तो 5 से भी हम अभाज्य भाग देने की कोशिश करेंगे। तो 1 1 1, जब यहाँ सब 1 आ जाए तो जो ये संख्याएं आई हैं ये सभी, इन्हीं को गुणा करो। 2 × 2 × 3 × 5 कुल बराबर लासा जो होगा, यानी एलसीएम का मान आएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। ये तरीका होता है, यानी अभाज्य गुणनखंड करके लासा निकाला जाता है। तो साथियों तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का मूल्य, पढ़ लीजिए, प्रश्न को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आसान होगा। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपया है, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? नोटिफिकेशन वीडियो बनाते वक्त जरूर आता है। तो भैया विक्रय मूल्य दिया हुआ है और 20% का लाभ है, तो सीधा इसको लगाने का तरीका है विक्रय मूल्य बराबर 100 + 20 बटा में 100 गुणे 500। ये दिखाई दे रहा है? 100 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ 100 और 20 मिलके 120 गुणे 5 तो कितना आ जाएगा साथियों? 12 पंचे 60, 600। उत्तर कौन सा सही होगा मेरे भाई? ए। बीच बीच में देखो, जहां ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि गुरुजी इस वाली लाइन पे मुझे समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूंगा आपका वीडियो के कमेंट में ही उत्तर देने की। यदि चौथा सवाल, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता है? जो कुछ खरीदने जाते हो मेरे भाई, तो उसमें एमआरपी लिखा रहता है। तो दुकानदार कहता है मेरे भैया जो लिखा हुआ वो पे ना जा, हम हमें 10% के छूट दे देवे। छूट दे देवे तो मतलब घटेगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, है ना? अब आपको विक्रय मूल्य पता करना है कि कितने में खरीदा। तो विक्रय मूल्य को हम एसपी लिख सकते हैं। तो एसपी की सहायता से हम इसको हल करेंगे। 10% की छूट दी है तो 100 में से कितना घटा दे? 10 और बटा 100 कर देंगे। अगर लाभ होगा तो इसे यहाँ घटा रहे हैं, 10% की छूट कर रहे हैं, तो गुणा जो भी मूल्य दिया रहे, अंकित मूल्य यहाँ लिख दीजिए। ये तरीका है। जितना परसेंट छूट देगा भैया, 100 में से घटा के 100 भाग दे देना, उत्तर लेना हो। तो ये देखिए 100 से काटेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 बच जाएगा। और यहाँ बचेगा कितना? 100 में से इतना क्या? 90 गुणे 12
कितना आएगा साथियों? 108 बार नवैया 108 और एक जीरो। उत्तर कौन सा सही होगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। आइए पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप यह वीडियो देख करके इस प्रकार के सवालों को चुटकी में हल कर सकते हैं। जैसे एक वस्तु का मूल्य 800 रुपया होती है, हानि जैसे अभी दिखा था उसी तरीके से, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तुरंत अंकित मूल्य की तरीके से सवाल है। एसपी बराबर 100 में से घटाइए, हानि हो रहा है तो 100 में से घटाइए, एसपी निकल जाएगा, 100 में से घटाइए बटा 100 कर लीजिए और गुणे जो भी क्रय मूल्य उसका आया है उसे गुणा करिए, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा और होगा कितना? 85 गुणे 8। कितना आ जाएगा साथियों? 8 पंचे 40, हासिल है 4, 8 अठाई 64, 4 68, 680 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। यानी 800 का खरीदा और 680 में उसको बेचना पड़ा। उत्तर कौन सा होगा? ए वाला होगा साथियों। आइए छठवें प्रश्न को भी देख लेते हैं। कैसा प्रश्न है? अनुपात का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यह प्रश्न आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एक परीक्षा में 240 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है तो लड़कों की संख्या है, तो भैया जब अनुपात में दिया रहे तो तुरंत इन जिसे अनुपात दिया है 3 तो लड़कों की संख्या इसे तुरंत ही मान लिया करो। देखिए पहले लड़का रखा है तो पहले लड़का 3 के अनुपात में है और लड़की के अनुपात में है 5 के अनुपात में, 3 के मान लीजिए, ये मान लिया है मैंने, है ना, मान लिया कि लड़का कितना है 3 के और लड़की को मानेंगे इसी प्रकार। लड़की को कैसे? 5 वाले जो अनुपात है उसी में लगा दीजिए, 5 के मान लीजिए। अब दोनों का जोड़ बता रहे हैं कि 240 है, तो 3 के प्लस 5 के बराबर 240 है। तो 8 के बराबर 240, तो 8 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 240 बटा 8, 8 तिरिक 24, यानी के का मान 30 आ गया। के जो हो गया वो कितना आ गया? 30 आ गया। तो अब पूछा है लड़कों की संख्या, तो जहां के है वहां क्या रख देंगे? वहां रख देंगे 30। तो 3 गुणे 30 बराबर कितना होगा? 90 लड़का रहे। तो एक ट्रिकी हल बताते हैं आपको, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे ट्रिकी हल। 90 आ गया अभी, लेकिन इसका ट्रिकी हल भी इस तरीके से किया जा सकता है। ट्रिकी जल्दी से हल करना है तो पूछा है लड़कों की संख्या, तो जो अनुपात से लड़कों वाला अनुपात कितना है? लड़कों वाला अनुपात 3 है और नीचे 3 और 5 को जोड़ दीजिए, जो अनुपात की संख्या है इनको यहाँ पर जोड़ दीजिए, गुणे 40 करिए, 40 नहीं 240 करेंगे तो तुरंत ही हल मिल जाएगा। 3/8 गुणे 240, 8 तिरिक 24 और 30 3 90 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगर लड़कियों की संख्या पूछा होता तो हम क्या करते? ऊपर 5 रख देते और नीचे 3 धन 5 करके 240 से गुणा करके निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा? 8, ये दोनों 8 हो जाएगा, तो 8 तिरिक 24, यहाँ 30, तो 3 5 15, 150 लड़कियां होंगी। तो ये तो लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं, ये लड़कियों की संख्या। तो ये ट्रिकी हल भी बता दिया मैंने साथियों। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। किसी राशि को 2 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये साधारण ब्याज का सवाल है, ठीक है, साधारण ब्याज का सवाल है। किसी राशि को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपया है, तो मूलधन, माना मूलधन P है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये सूत्र है साथियों। R को हम दर कहते हैं, T को हम समय कहते हैं, P को हमने मूलधन मान ही लिया है। साधारण ब्याज दिया हुआ है तो 200 रुपया, है ना। तो चलिए यहां लगाते हैं इसे, 200 रुपया साधारण ब्याज दिया है, P का मान नहीं दिया है, R का मान 10 दिया है, समय का मान 2 दिया है, नीचे 100 दिया है ना। तो इसे हल कर सकते हैं, एक जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, P/5 आ गया बराबर 200। चलिए मैं फिर से लगाता हूं, यहां आ गया 200 बराबर P/5, तो 5 जब इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 200 बराबर 1000। उत्तर कौन सा सही होगा साथियों? सी वाला। आइए अब हम 8वां सवाल हल करते हैं, जो कि एक चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि
ब्याज पर आधारित है। तो पढ़िए सवाल क्या करता है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, जो सूत्र होता है P ब्रैकेट में 1 धन R बटे 100 की पावर T, जहां P क्या है, मूलधन, R क्या है, दर, और T क्या है, समय होता है। लेकिन जो प्रश्न में दिया गया है साथियों, प्रश्न में जो दिया गया है वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो मिश्रधन में से, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन यानी P को घटा दें तो ये आता है। अगर P इस तरफ ले आए तो क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 210 रुपये, ये होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब आइए हम सवाल को लगाते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है, वेरी तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको मिल गया, तो इस सूत्र में पटक दीजिए, सारे मान को रख दीजिए। आइए रखते हैं। तो अभी अभी आया क्या, P प्लस 210 रुपया, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। P का मान पता नहीं है, इसी को ज्ञात करना है। 1 धन R का मान 10 दिया है, नीचे 100 होता है, ऊपर घात 2 होता है। P को इस तरफ लेके चले आए तो 210 बराबर, यहां देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये बचा कितना, 1 धन 1 बटा 10 की घात 2 माइनस P, और इसे हल करेंगे तो क्या होगा, P 10 इकन्ने 10, 10 11, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 माइनस P। ठीक है, इधर 210 रखा ही है। तो जब इसे हल करेंगे, और थोड़ा से दूर से हल करते हैं, तो P कॉमन ले लीजिए, तो 11 11 हम में 121 बटा 100 ऋण 1। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं ऊपर बढ़ रहा हूं, यहां 210 रखा हुआ है, तो 210 बराबर P कॉमन ले लिया है, और 11 ग्राम में 121 बटा 100 ऋण 1 इतना आया हुआ है, तो बटा 1 करके लघुत्तम लेके हल करेंगे, यहाँ भी 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 100 बटे 100, तो P बराबर हुआ एक P गुणे 21 बटा 100, और यहाँ पर 210 रखा हुआ है। तो अगर हल करें, ये 100 इधर जाए और 21 से भाग हो जाए, ये 100 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा और 21 से भाग हो जाएगा, है ना। तो P बराबर कितना होगा, 210 गुणे 100 बटे 21, 21 दहम्मा, ये उत्तर फिर से आया 1000 रुपये पीछे। कौन सा, बी वाला उत्तर सही होगा। मुझे समझाने में देर लगी, अगर आपको सिद्धांत आते रहेंगे तो प्रश्न बहुत ही आसान है। ये तो बच्चों का प्रश्न है। 60% ऑफ x, तो 9वां सवाल देखिए, 60 बटे 100, ऑफ का मतलब या का मतलब गुणा x बराबर 240, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 10 और 6 को उधर ले जाइए, तो x बराबर होगा 240 गुणे 10 बटा 6, 6 चौको 40, 6 चौको 40, 24 और 0, तो कितना हो गया, 40 गुणे 10 बराबर 400 रुपया। चलिए, यदि 12 मजदूर इसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो 9 मजदूर वही काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए, इसे हम व्युत्क्रम अनुपात की सहायता से लगाते हैं। यहां मजदूर कर लेते हैं और यहां दिन कर लेते हैं। मजदूर दिया गया है 12 मजदूर कितने दिन में, 18 दिन में, बस इसको दूसरे रंग से लिखें ज्यादा चले, 12 मजदूर 18 दिन में, तो 9 मजदूर माना x दिन में,
अब ये देखेंगे कि मजदूर अगर हम बढ़ाएंगे तो दिन भी क्या होगा, घटेगा। अगर इसे हम बढ़ाएं तो ये क्या करेगा, घटेगा। भाई ज़्यादा मजदूर लगाओगे तो दिन में घट जाएगा। एक को बढ़ाने से, अगर मैं मजदूर को बढ़ाने से ये क्या होगा, ये घटेगा। तो तीर उल्टी लगाएंगे, तीर उल्टी लगाएंगे, है ना। तो अगर मैं इसे, अगर चाहूं तो इस तरह भी तीर लगा सकते हैं, ऐसे एक को नीचे की तरफ तो एक को ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, सीधा उत्तर है 12/9 बराबर, देखिए ऊपर 12 रखा नीचे 9 लिखा, ऊपर 12 रखा नीचे 9, इसमें उल्टा करिए, ऊपर x रखिए नीचे 18 लिखिए, ऊपर x रखिए नीचे 18 रखिए और 18 को तेरे गुना कर दीजिए, है ना। तो x बराबर आ जाएगा 12 गुणे 18 बटा 9, 9 9 दूना, सॉरी 9 दूना 18, तो 12 दूना 24, उत्तर सी सही हो जाएगा। कितना आसान है अगर आपको आता रहे। यदि ट्रेन कौन सा 11वां प्रश्न देखें, यदि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 270 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो समय कितना लगेगा। तो क्या होता है, ये तो बहुत आसान है, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो अगर मैं इसे लगाऊं तो दूरी कितनी है, 270 किलोमीटर, और 90 से भाग देंगे तो 0 से 0, 9 तिरिक 9 तिरिक 27, सीधा कर सकते हो, उत्तर सी हो जाएगा। आइए साथियों 12वां प्रश्न हल करते हैं। एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचकर 20% की हानि हो रही, इसको कैसे लगाएंगे। इसको ट्रिक से सीधा हल करना है। तो क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा होगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा बस। तो क्रय मूल्य को हम कहते हैं सीपी, सीपी बराबर, इसमें नीचे हानि हो रही है तो 100 में से 20% की हानि हो रही है, और गुणे जो आपका विक्रय मूल्य है उसे लिख देंगे, है ना। तो आइए, ये तो सूत्र हो गया, कई सूत्र पर बिठा दिए, सूत्र पर बिठा दिए कि जब हानि हो रही है, ये कम पैसा है, बढ़ेगा तो समझ जाइए कि घटने वाला नीचे आ जाएगा। तो सीधा अगर इसे हल करें तो 100 बटे 80 गुणे 1440, अगर इसे काटें तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, इसमें का जीरो मतलब इसमें का जीरो काट दिया, 8 एक कम 8 8 28 64 18, 18 और 100 गुणा होगा तो कितना आ गया, 1800 रुपया, 1800 रुपया इसका मूल्य था, और 1440 में बेचा तो 20% की हानि उसे हो गई। ये भी एक वही सवाल है मेरे साथियों, अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात का। यदि 3 पुरुष 6 दिनों में काम पूरा करते हैं तो बहुत बढ़िया सवाल, जैसे मैंने आपको लिखा था, पहले यहाँ लिखेंगे पुरुष या मजदूर और यहाँ लिखेंगे दिन, ये ट्रिक है। और ट्रिक से जब यहाँ पुरुष 3 पुरुष 6 दिन में, 9 पुरुष कितने दिनों में, मान लें x, एक को बढ़ाने पर अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, यानी जो तीर होगी वो उल्टा लगेगी, है ना। देखिए ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। तो ये दोनों तीर को उल्टा लगाना है बस, एक को नीचे की तरफ दूसरे को ऊपर की तरफ। अब इसे हल कैसे करेंगे, इसे हल कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3/9 जिस क्रम में तीर लिखी गई है बराबर x बटे 6। देखिए इसमें 6 को पहले रख लिया, अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो x बराबर सीधे हो जाएगा 3 गुणे 6/9, 3 तिरिक का 9 और 3 दूना 6। उत्तर कौन सा सही हो गया, बी वाला उत्तर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के प्रश्न को आप स्वयं हल करें। यदि किसी संख्या का 40% है, अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस प्रकार का सवाल ऊपर लगा चुके हैं तो दोहराएंगे नहीं। 15वां सवाल करते हैं। एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 150 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थी कितने थे। तो मान लेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या x है, x कुल विद्यार्थी, माना कुल विद्यार्थी थे, तो x का कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, 75% उत्तीर्ण हुए, और बराबर कितना आ गया, 150। आप तो हल कर लीजिए, मैं इसको हल करने के मूड में नहीं था लेकिन फिर भी हल कर देता हूँ।
x गुणे 75/100 बराबर 150। 100 उधर जाएगा, हल करेंगे तो उत्तर सीधा सीधा ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। साथियों आइए 16वां प्रश्न हल करते हैं। 15, 25 और 30 का HCF का मतलब मासा। HCF का मतलब क्या होता है, मासा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट सके। तो 30 तो नहीं काट पाएगी 15 को, 25 को, 15 भी नहीं काट पाएगी 15, 25 को, 5 ही है जो तीनों को काट लेगी। उत्तर इसका 5 हो जाएगा। एक वस्तु की अंकित मान 2000 रुपया है। अंकित मान किसी वस्तु के ऊपर जो MRP लिखी होती है 20% की छूट दी गई, तो 20% की जब छूट देंगे तो 2000 रुपया में घटाना रहेगा। तो देखिए 100 रुपया लिखिए और 100 में से 20 रुपये घटा दीजिए, 20% बटा 100, तो 2000 गुणे 80 बटा 100 कितना हो जाएगा, 1600 रुपया। 1600 रुपया छूट के बाद, लेकिन 10% का टैक्स और बढ़ा दिया गया, जिसे GST नहीं जोड़ देते हैं। तो 10% जब बढ़ाया जाएगा तो 1600 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 100 प्लस 10 बटा 100। इसी को हल कर लीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो कितना आ गया, 16 गुणे 110, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1760। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए मित्रों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। ए का मान 12, बी का मान 9, तो ए स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 12 बराबर में 144, 9 9 81, जब घटाएंगे तो 3 4 में से 1 गया 3, 14 में से 1 गया 6। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि किसी संख्या का, तो इसी सवाल बहुत बार इसमें रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, अभ्यास कर ही रहे हैं। तो किसी संख्या का x का 10% बराबर 250 है, तो x का मतलब गुणा 10/100, 250। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो उत्तर हो जाएगा 2500। उत्तर डी सही हो जाएगा। यदि x बराबर, ऐसे भी सवाल x बराबर 5, तो x स्क्वायर की जगह रख दीजिए y स्क्वायर की रखिए, 5 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर बराबर 25 धन 4 बराबर 29। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का, त्रिभुज आप लोग जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज का आधार 12 हो, ऊंचाई h नहीं पता, तो सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। आधार की वैल्यू आपको पता है, आधार 12 है, ऊंचाई h है, क्षेत्रफल का मान 60 रख दीजिए, 2 छंग 12, तो h बराबर हो जाएगा 60/6, 10 हो जाएगा। उत्तर सी सही हो जाएगा। किसी वस्तु की क्रय मूल्य 2500, 8% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य खरीदा गया 2500, अगर ये मान बढ़ेगा, भाई लाभ होगा तो बढ़ेगा, तो 100 रुपया में 8 रुपया बढ़ जाएगा, है ना, बटा 100। एकदम ट्रिकी सवाल बता रहे हैं, सीधा उत्तर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और उत्तर सीधा कितना हो जाएगा, 25 गुणे 108, 25 गुणे 108, 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 शून्य शून्य हासिल 2, 25 एकम 25 2 27, 2 ही उत्तर सही है। 2 ऑप्शन दिया गया है, कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन सही हो गए। 8% का लाभ हुआ, 2700 रुपया हो गया। किसी संख्या का 2/3 भाग 48 है। 23वां सवाल, माना कि वह संख्या x है, x का 2/3 भाग 48 है ना। तो ये तो बहुत ही सरल हो गया, x गुणे 2/3 गुणे 48। तो इसको x बराबर जब हल करेंगे 48 गुणे 3/2, ऊपर हो जाएगा 24, 24 तियाँ 72। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी वृत्त का व्यास, वृत्त आप लोग जानते हैं, किसी वृत्त का व्यास, मान लीजिए ये वृत्त है, देखो कितना अच्छा वृत्त बनाया है। व्यास जानते हो, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं या डायमीटर कहते हैं। व्यास दे दिया है 14, तो परिधि कितनी होगी, यानी सरकमफ्रेंस, परिधि का सूत्र होता है साथियों, नोट कर लीजिए, पाई गुणे व्यास, यानी पाई गुणे डायमीटर।
तो पाई की वैल्यू दे दी गई है। पाई की वैल्यू है 22/7, व्यास की वैल्यू है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। इस तरीके के प्रश्न आपको कई बार सरल परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। 5 मजदूर किसी काम को, इस तरीके के क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं, फिर से कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए मजदूर और यहाँ लिखिए दिन, एकदम रट जाइए ऐसे प्रश्नों को, और इतना आसान हो जाएगा, आप परीक्षा में देखेंगे कि आपको समय ही नहीं लगेगा। 5 मजदूर हैं और भैया ये 20 दिन ले रहे हैं। अब 10 मजदूर वही काम कितने दिन में करेंगे? 100 दिन में करेंगे। तो क्यों ना हम ये, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात है तो तीर उल्टा लगाएंगे, है ना। तो यहाँ होगा 5/10 बराबर x/20। तो x बराबर जीता जाएगा 5 × 20/10, 10 दूना 20, 5 दूना 10 दिन आ जाएगा। उत्तर भी सही हो जाएगा। यदि 8 पेन की कीमत, ये भी उसी तरीके से लगा सकते हैं रेशियो से, लेकिन इसमें सीधा अनुपात है, समानुपात, व्युत्क्रमानुपात नहीं है। यहाँ लिखिए पेन और यहाँ लिखिए कीमत या मूल्य। पेन है 8, मूल्य है 96, 15 पेन की मूल्य x है। तो मेरे साथियों, इसमें आपको करना क्या है, इसमें तीर भी सीधा लगेगा। क्यों सीधा लगेगा? पेन का मान बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा, लेकिन मजदूर के केस में अभी आपने देखा था कि तीर उल्टा लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा मजदूर लगा देंगे तो आपका काम जल्दी समय में हो जाएगा। तो साथियों, इसको ऐसे लिखेंगे 8/15 बराबर 96/x, सीधा सीधा लिख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 96 × 15 बट्टा में 8। तो यहाँ 8 करने 8, 8 दूनी 16, 12, 12 और 15 गुणा होगा। 12 और 15 कितने गुणा हो जाएगा? 12 × 15, 15 दूना 30, हासिलाएँ 3, 15 1 कम 15, 3 18। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 3 प्रश्न और हैं, आप धैर्य बनाए रखें उन सभी का। 2 संख्याओं का लासा और मासा, लासा और मासा दिया, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपको मैं बता दूं कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो साथियों, इनको अगर गुणा एकदम से दिया है, गुणनफल यही है, और गुणनफल निकालना है तो दोनों को गुणा कर दीजिए। गुणनफल बराबर हो जाएगा 180 गुणे 15, 15 8 120, हासिलाएँ 12, 15 1 कम 15, 12 27। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक वस्तु की कीमत, लागत 600 रुपया है और 25% का लाभ होता है। तो 600 में देखिए, लाभ के केस में क्या करते हैं, सीधा अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो गुणे 100 रुपया, बढ़ा कितना 100 रुपया, 25 रुपया बढ़ गया और बटा सीधा 100 हो गया। तो 600 गुणे 125 बटा 100, 100 से 100 कट गया, सीधा उत्तर आ गया 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 1 कम 6 1 7, 750 रुपया। ऑप्शन डी सही हो गया। 29वां प्रश्न, यदि किसी वर्ग की भुजा, वर्ग आप लोग जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, है ना। तो 14 का वर्ग बराबर 196। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूरे आपके अभ्यास सीरीज का सबसे अच्छा प्रश्न है, नदी नाव धारा से आधारित प्रश्न है। तो अगर इस प्रकार दिया गया है कि कोई नाव, धारा की दिशा ये है, मान लिया धारा की दिशा है और नाव चल रही है, तो दोनों, और एक तो धारा की दिशा में नाव चल रही है और दूसरी अगर धारा की दिशा के विपरीत चल रही है, अगर नाव इधर की तरफ चल रही है, तो इसका वेग जो दिया गया है वो 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और इसका जो विपरीत वाला दिया गया है 24 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। अगर ऐसे दिया गया रहे और पूछ रहा है स्थिर नाव की गति क्या होगी, तो हम आपको बता रहे हैं, नाव और धारा की गति को अलग अलग मान लीजिए। माना कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल y किलोमीटर है। तो जब धारा की दिशा में जो चलेगी वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, और विपरीत होगा तो x माइनस वाई, और इसका मान दिया गया है 36 और इसका मान दिया गया है 24। अब हमें नाव की चाल निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। किसको?
दोनों को जोड़ देना है साथियों। किसको? ये जो दोनों समीकरण दिए गए हैं, फिर से मैं मिटा के लिख रहा हूँ। अभी अभी आ गया x + y = 36 और x - y = 24। चलो दोनों को जोड़ते हैं तो y कट जाएगा। 2x बराबर होगा 24 36, 6 4 10, 3 2 5 1 60, तो x बराबर हो जाएगा 60/2, 2 3 6 यानी 30। x किसको माने थे? नाव की चाल। तो नाव की चाल तो निकल गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर y का मान निकालता साथियों तो इसी 30 में से घटा देंगे। ऊपर देखिए x + y = 36 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6। ये धारा की चाल है। धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने ये सभी प्रश्नों को हल कर दिया साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।